स्वागत है बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था। अभी हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर ही उनके जो उद्देश्य थे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, उनको व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता और महत्व, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ब्लूम टैक्सोनॉमी पार्ट 2। शिक्षण में अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से तात्पर्य विद्यार्थी के व्यवहार में लाए जाने वाले परिवर्तन से है। ठीक है, जो हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं उसका मेन मकसद क्या होता है? विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, विद्यार्थी के व्यवहार के अंदर हमें परिवर्तन लाना होता है। इसलिए इसे व्यवहारगत शब्दावली में लिखा जाता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का अध्यापक उसको यह ज्ञात होता है कि उद्देश्य सामान्य दीर्घकाल से संबंधित लक्ष्य होते हैं। जब प्राप्त उद्देश्य विशिष्ट, निश्चित या स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्माण के पश्चात अगला कदम यह करना है कि उसकी प्राप्ति से विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। तो ब्लूम ने विषय सामग्री से अधिक उद्देश्यों पर बल दिया है। मतलब ब्लूम ने ये बोला है कि भाई आप जो विषय सामग्री है उसको पढ़ाने की बजाय सबसे पहले उसका जो उद्देश्य है उसको निर्धारित किया जाए। उद्देश्य एक ऐसा कथन है या रूप है जो वांछित परिवर्तन की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो शैक्षिक उद्देश्य का अर्थ भी अगर मैं बताऊं आपको, तो शैक्षिक उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम की रचना या उसका निर्देशन ही नहीं, बल्कि मूल्यांकन तकनीकों की रचना और उनका प्रयोग भी है। ठीक है, अब ब्लूम के अनुसार जो शिक्षा है उसके 3 ध्रुव होते हैं। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं। एक तो होता है शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा होता है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। और तीसरा होता है अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव पहला क्या होता है? शैक्षणिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा क्या होता है? अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और तीसरा होता है व्यवहार के अंदर परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अब व्यवहार में परिवर्तन, तो ये 3 उद्देश्य शिक्षा के, इसने 3 ध्रुव की शिक्षा के बोले हैं। अधिगम अनुभव शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण क्रियाओं द्वारा प्रदान किया जाते हैं, और व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। अब जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, ये तो था शैक्षिक उद्देश्य। अब था अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के रूप में प्राप्त होते हैं। वांछित अधिगम या शिक्षण के परिणाम शिक्षार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के साथ संबंधित होते हैं। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य का भी क्या अर्थ है कि भाई विद्यार्थी के व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना। अब जो उद्देश्य हैं व्यवहारगत रूप में, उनके लिखने और की आवश्यकता और महत्व क्या है? आवश्यकता एवं महत्व, आवश्यकता एवं महत्व क्या है? तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे करने वाले हैं, शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित करना। शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित करना।
डिटरमाइनिंग टीचिंग एक्टिविटीज़। मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। ठीक है। शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित करना। शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित और सीमित किया जा सकता है। सुनिश्चित और सीमित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आता है शिक्षण नीतियों का चयन। शिक्षण नीतियों का चयन। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब इससे प्रभावशाली अधिगम के लिए उचित शिक्षण नीतियों का सुगमता से आसानी से चयन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है श्रव्य दृश्य साधनों का चयन या श्रव्य साधनों का चयन। दृश्य श्रव्य साधन का चयन यानी जो आप टीचिंग के अंदर मटेरियल यूज करने वाले हो, टीचिंग एड। उसके बाद आता है उद्देश्यों का विस्तृत क्षेत्र। उद्देश्यों का विस्तृत क्षेत्र, वाइडेंड स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इससे उद्देश्यों के क्षेत्र को विस्तृत किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट उपयुक्त सामग्री का चयन। उपयुक्त सामग्री का चयन। व्यवहारिक उद्देश्य अनुदेश में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने के लिए निर्देशन देते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट आता है विषय वस्तु का चयन। सेलेक्टिंग सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु का चयन करने के निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद आता है उद्देश्यों का मूल्यांकन। अधिगम उद्देश्यों का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इससे अधिगम के सभी तत्वों का मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके बाद है शिक्षण समय निर्धारण। शिक्षण समय निर्धारण। व्यवहारिक उद्देश्य शिक्षण का समय निर्धारित करने में सहायक होते हैं। और लास्ट पॉइंट आप बना सकते हो शिक्षार्थी अभिप्रेरणा। शिक्षार्थी अभिप्रेरणा मोटिवेटिंग लर्नर। व्यवहारिक उद्देश्य शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को जिसके व्यवहार के अंदर आपने परिवर्तन लाना है उनको अभिप्रेरित करने में सहायक हैं। अब उसके बाद फिर हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को ब्लूम के द्वारा विस्तृत वर्गीकृत किया गया। तो उसमें अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि जो उद्देश्य हैं उनके, जैसे नॉलेज है, ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? पुनः स्मरण करना, रिकॉल या पहचान करना, रिकॉग्निशन। अभी मैं जो पहले वीडियो में आपको कराया था उसको एक बार दोहरा रहा हूँ। समझ अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है? बोध में क्या आता है? संबंध देखना, सी रिलेशनशिप। उदाहरण देना,
ठीक है। विभेद करना, वर्गीकृत करना, व्याख्या करना और पुष्टि करना। और प्रयोग में क्या आ जाता है, कारण बताना, निष्कर्ष निकालना, उपकल्पना स्थापित करना। ठीक है, तो ये हमारे जो तीन मेन, तो इसके तीन ही रखते हैं हम। जैसे आपकी फाइल भी बनती है लास्ट में जब आप सेकंड ईयर में आओगे, तो मेन तो यही है। उसके बाद कुछ लोग इसमें दोष भी निकालते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी में दोष भी निकालते हैं। रॉबर्ट मेगर के अनुसार मानसिक क्रियाओं पर कोई बल नहीं। वो बोलता है कि भाई जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसका मानसिक क्रियाओं के ऊपर कोई बल नहीं है। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि उच्चतर उद्देश्यों के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब जो निम्न स्तर के उद्देश्य हैं उनके लिए उपयोगी है, लेकिन उच्चतर स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। उसके बाद कहता है क्रियात्मक क्षेत्र की उपेक्षा करता है। उसके बाद कहता है कि प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ रॉबर्ट मेगर ने इसके बारे में बोला है कि भाई थोड़ा ये इसमें कमी है। बाकी जो हमारे ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्लूम के द्वारा दिए गए, इनके ज़रिए विद्यार्थी के, शिक्षार्थी के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाना। ठीक, उससे पहले हमने क्या किया था, मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। टैक्सोनॉमी का अर्थ है वर्गीकरण करने की विधि। 1949 के अंदर अमेरिका में सबसे पहले लाया गया। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. ब्लूम ने किया, स्पष्ट और सरल बताया। शिक्षक या विशेषज्ञ या अनुसंधानकर्ता पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की में आने वाली जो समस्याएं थी उनको समझाने के लिए, सरल करने के लिए, सुझाने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए B.S. ब्लूम के द्वारा दिए गए उद्देश्यों का प्रयोग करते हैं। वर्गीकरण के क्या उद्देश्य हैं भाई, सरल से जटिल की ओर जाना, व्यवस्थित व्यवहारों की सूची, तुलनात्मक अध्ययन, प्रभावशाली प्रश्नों का निर्धारण, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन करना। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बस आपको दोबारा से बता देता हूँ। उसके बाद है ब्लूम के व्यवहार के 3 पक्ष बताए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। फिर आगे इन्होंने पार्ट बनाई दिए थे, वो मैं ये आपको एक बार दिखा रहा हूँ। बाकी आप लोगों ने ये लास्ट वीडियो में कर ही लिए होंगे। ठीक है, चलो ये ब्लूम का जो क्वेश्चन है आपके सभी टीचिंग सब्जेक्ट के लिए है, कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक, ओके, थैंक यू।